हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक्स के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया था। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम बनाया हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, यानी जिसकी मदद से हम श्वसन जैसी प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। तो श्वसन जैसी प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, या कोई भी प्रोसेस हो जिसमें आप गैसियस एक्सचेंज कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम लोग बस ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन का मतलब कुछ अलग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप अपने ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, हम अपने ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो उस गैस को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ये हमारे बॉडी के सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो मैं बता दूं कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो हमारे ब्लड में किस तरीके से मिला दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में ये इस तरीके से, आपको पता होगा ये हमारे नोज है और नोज में जो छोटे छोटे दो होल होते हैं, आपको पता होगा कि दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको हम लोग बेटा नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो हमारे पास जो रेस्पिरेशंस होते हैं उसमें जो स्टेप्स होंगी वो किससे किससे होकर के जाएंगी। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर जो गैस एंटर करेगा वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू मतलब जो दो ओपनिंग्स होते हैं हमारे नाकों में, उसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जो टू ओपनिंग्स होते हैं, दो खुले पार्ट होते हैं, उसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, नसिका कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि ये नॉस्ट्रिल से गैसेस तो अंदर चली गई, यहाँ पर एक पैसेज होता है, एक पैसेज जिससे होकर के अंदर की तरफ जाएगा, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो गैसेस किसके थ्रू जाएंगे बेटा बोलो? तो वो नेजल कैविटी के थ्रू अंदर की तरफ वो जाएंगे। अगली बात होगी कि ये गैस जब नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी में आ गया, तो नेजल कैविटी के बाद ये इस तरीके से होता हुआ एक पार्ट यहाँ पर मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स, तो ये आपको पता होगा कि ये फेरिंक्स वो पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ, जिसे कॉमन पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पर गैस और फूड दोनों एक साथ मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो फेरिंक्स है वो एक हमारा कॉमन पार्ट है जहाँ पर फूड पाइप और मेरा विंड पाइप, यानी हमारा ओइसोफेगस और विंड पाइप जो होते हैं दोनों आपस में जहाँ मिले होते हैं उसको हम फेरिंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फूड और एयर, यानी इन दोनों का मिक्सर यहाँ पर मिलता है मुझे। यहाँ पर दोनों एक कॉमन पॉइंट है हमारा। अब आपको बता दें मैं आपको कि ये हमारे पास अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे के बढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो आपको उभरा हुआ नजर आता है हमारे गर्दन में, इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर एक खोखला स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिससे होकर के गैसेस अंदर की तरफ जाएंगी और ये लैरिंक्स से होते हुए अब ये हमारे यहाँ पर विंड पाइप में आएंगी। आपको पता होना है इसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप कहा जाता है। तो अब यहाँ लैरिंक्स, फेरिंक्स के बाद हमारे पास ये गैसेस कहाँ चली गई बेटा बोलो? लैरिंक्स में चली गई। तो आपको पता होना चाहिए कि लैरिंक्स के बाद ये हमारे पास कहाँ चले गए? ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है। अब ये गैसेस विंड पाइप में जाने के बाद ये तो एक तरीके का पाइप ही है जिसके थ्रू ये आगे की तरफ जा रही है। उसको एक ट्रैक मिला हुआ, एक रास्ता मिला जिससे वो आगे की तरफ चले। मेन जो मुद्दा है, जो मेन फंक्शन यहाँ पर जो होने वाला है, ये हमारे लंग्स के अंदर होने वाला है। और ये हमारे लंग्स के अंदर कैसे होंगे जरा ध्यान दो।
अब जैसे ये ट्रेकिया के बाद आप यहाँ गैसेस यहाँ आएंगी तो यहाँ पर दो रास्ते इनको नजर आएंगे, दोनों की तरफ दो लंग्स हमारे पास होते हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स, यानी एक जोड़े होते हैं, एक लेफ्ट चेस्ट में होता है, दूसरे राइट चेस्ट में, और इसके नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक तरीके का एक रबर बैंड जैसा होता है, ये खींचा तना हुआ होता है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इस तरीके से फैल जाते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो अंदर की तरफ ऐसे पिचक जाते हैं, वो डायफ्राम होता है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन जो हमने लिया है वो यहाँ पर आ गई, जो भी गैसेस होंगी। अभी तो हमने जो ऑक्सीजन लिया है तो वो प्योर ऑक्सीजन तो नहीं लिया, एयर हमने लिया है। आपको पता है कि एयर में सभी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो हम ऑक्सीजन को किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास पूरे गैसेस, एयर पूरी आ रही है जिसमें सभी गैसेस मिक्सर है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर आ गई हैं, और अब ये दोनों लंग्स के अंदर एंटर करने वाली। तो ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये जो दो ब्रांचेस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं ब्रोंचाई। और ये ब्रोंचाई आप याद रख सकते हैं, ऐसे जो ब्रांच जहाँ से बनता है उसको ब्रोंचाई कहते हैं। और ये ब्रोंचाई दोनों जा करके कनेक्ट होते हैं लंग्स से। तो अब बता दूं कि यहाँ पर विंड पाइप यानी ट्रेकिया के बाद हमारे पास गैस किस में चला गया बेटा, बोलो ब्रोंचाई। और इस ब्रोंचाई आगे जाके ये ब्रोंचाइज आपस में, मतलब आपस में नहीं, ये लंग्स में कनेक्ट होते हैं, और लंग्स के अंदर ये एक जाल के जैसा एक डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स, आपको पता होगा कि जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से डेंड्रोइटिक स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं ना, इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स के अंदर, ये जो ब्रोंचाई थे, ये जाकर के एक्सपेंड करेंगे, और ये इसे कहते हैं हम लोग ब्रोंचियोल्स। और इन ब्रोंचियोल्स की जो टिप होते हैं, यानी यहाँ पर हमें नजर आएंगे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो अभी मुझे बता दो, ये ब्रोंचाई के बाद हमारे पास ये किस में इंटर करेंगे, तो आप मुझे बताओगे। वेरी गुड, आप सही बता रहे हो। यहाँ पर बेटा ये हमारे लंग्स के अंदर चले जाएंगे, और ये लंग्स के बाद अगर मैं बात करूंगा तो लंग्स के अंदर ब्रोंचियल्स होंगे, ब्रोंचियोल्स। और ब्रोंचियोल्स के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप बोलोगे सर एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, और यहीं पर फाइनली गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां मैंने एयर को ले लिया था, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को फिल्टर करके हमारे ब्लड के अंदर उसे मिक्स कर दिया जाएगा, और उसे हेमोग्लोबिन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एयर हमने इनहेल किया था, वो हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंचियोल्स होते हैं, उसके बाद जो हमारा एल्वियोली होता है, उसके अंदर ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, पतली पतली नसें होती हैं, जिनके अंदर ब्लड्स होती है, उनके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारा कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। ठीक है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारी ये ब्रोंचियोल्स के एंड पॉइंट में होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है, और इस तरीके से हम रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो गया, ये हमारे ब्लड में मिला दिए जाते हैं, और आपको पता होगा कि हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, और वो हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, और वहाँ पर जाकर के वो ग्लूकोज से मिल करके वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर 38 एटीपी बनेगा, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 2 एटीपी बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानों में, यानी जिसमें लंग्स होती हैं, उन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ में सर्वाइव करते हैं, बट उनके बॉडी के अंदर लंग्स नहीं होते, तो वो किस तरीके से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें से एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का।
तो अर्थवर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, तो ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। कि ये जो अर्थवर्म इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो ये जो अर्थवर्म होते हैं ये अपने स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर मैं बात करूंगा फिश यानी मछली की बात करूंगा, तो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर एक गलफड़े होते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इस रेड कलर का जो आप देखोगे रेड कलर से ब्लड कैपिलरीज होती है, उसको ऐसे पकड़ के हम निकाल दिया करते हैं। तो उसी गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस करता है। और आपको पता होगा कि वो गिल्स कैसे काम करता है। वो गिल्स केवल और केवल ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ले सकता है जो वाटर में डिजोल्व होता है। आप उसे डायरेक्टली ऑक्सीजन दोगे तो हमारे जैसे लंग्स थोड़ी ना है कि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को किसी भी गैस को लेगा डायरेक्ट उसे ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसके पास गिल्स होती हैं, वो वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को ही ले सकता है। अगर मैं बात करूं मेढक की, तो मेढक यानी फ्रॉग, ये बेटा दोनों तरीके से रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए इसे एम्फीबियन कहा जाता है। ये एम्फीबियस होता है यानी ये उभयचर होता है, यानी जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। इसके पास लंग्स भी होते हैं और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रॉग उसके साथ साथ और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो वो पानी के अंदर भी रहते हैं और बाहर में भी रहते हैं। केचुआ हो गए, वो आपके स्किन के थ्रू करते हैं, फिश गिल्स के थ्रू करते हैं, फ्रॉग लंग्स और गिल्स दोनों के थ्रू करते हैं। तो ये इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ वो कॉकरोच का, तो कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ट्रेकियाज होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं साइड के बॉडी के किनारे, उसके थ्रू वो क्या करते हैं बेटा बोलो अपना रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट रहा। आई होप मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फिगर है जिसमें से दो पार्ट होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स आते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रेकिया, ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल्स और लंग्स आते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ हमारे नोज में दो होल्स होती हैं, दो छिद्र होते हैं जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, यहाँ से गैसेस एंटर करती हैं। और आपको पता होगा कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होती है, फाइन हेयर्स होती है जो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। और इस तरीके से यहाँ गैसेस इंटर करती हैं, फिर ये नेजल कैविटी से होते हुए ये आपके फेरिंग्स में आते हैं, फिर लैरिंग्स में आते हैं, फिर ट्रेकिया से ब्रोंचाई फिर से लंग्स से ब्रोंचियोल्स के इन पॉइंट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली, और यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। और इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज करोगे और आप अपने एग्जामिनेशन में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, कैविएट का हो, सीटेट का हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जहाँ पर भी ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसे बना लोगे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।